हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था क्वांटम नंबर। तो दोस्तों क्वांटम नंबर आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे जो है इनबॉक्स में उसका आंसर लिख के बताइएगा। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ कि मैक्सिमम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है 1s, 1s1, 2s1, 3s1 एंड फोर्थ ऑप्शन 4s1। या आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि कौन से इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, 1s1 वाले के पास, 2s1 वाले के पास, 3s1 वाले के पास या फिर 4s1 वाले के साथ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है उनमें से किसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो पहला ऑप्शन मैं सेम ही रखता हूँ, दोनों का सेम ही है, दोनों का सेम ही ऑप्शन है। आप इसके आंसर प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में बताइएगा। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं ऑफ-बो प्रिंसिपल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफ-बो प्रिंसिपल। दोस्तों ऑफ-बो प्रिंसिपल ये खुद एक टॉपिक का नाम है। ओके, इसके अंदर दोस्तों 3 सब टॉपिक आते हैं। और कौन कौन से टॉपिक आते हैं तीनों को हम देखेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है। नंबर 1 N+L रूल। पहला जो टॉपिक है वो है दोस्तों N+L रूल। अगर इसके तीनों पार्ट को हम देखें तो फर्स्ट है N+L, सेकेंड होल्ड्स रूल, ओके, एंड थर्ड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये 3 छोटे छोटे टॉपिक को इंक्लूड करके एक टॉपिक बनता है जिसको हम कहते हैं ऑफ-बो प्रिंसिपल। ओके, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ऑफ-बो प्रिंसिपल है। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसके बारे में, N+L रूल के बारे में। दोस्तों आपने काफ़ी बार जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है छोटी क्लासों में लिखा है और जानते हुए भी आप इस तरीके से। लेकिन सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। मैंने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ओके, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन N+L रूल ये समझाता है कि ये हमने क्यों लिखा है, इसका रीज़न क्या है लिखने का, या फिर इसको हमने ऐसे ही क्यों लिखा है। दूसरे तरीके से हम इसको क्यों नहीं लिख सकते। दूसरे तरीके से का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी मैं इसको 1s को पहले क्यों लिखा। मैं ऐसा भी लिख सकता था 2s2, 3s1, 2p6 और 1s2। लेकिन आप बोलोगे सर ये बिल्कुल गलत है। तो इस गलत को प्रूव कौन करता है, N+L रूल। एग्जाम में आता है कि N+L रूल आपको किसके बारे में बताता है। तो N+L रूल आपको बताता है नंबर 1 किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बताएगा, एनर्जी यानी ऊर्जा। N+L रूल आपको बताएगा किसके बारे में, ऊर्जा के बारे में। जिसका एनर्जी मैक्सिमम होगा या फिर जिसका एनर्जी मिनिमम होगा, यानी जिसका ज़्यादा होगा और जिसका कम होगा। जिसका कम होगा उसको सबसे पहले लिखते हैं और जिसका ज़्यादा होगा उसको हम कैसे कब लिखते हैं, उसके बाद में लिखते हैं। यानी फर्स्ट इसको लिखेंगे बाद में। यानी आप बोलोगे सर 2s पहले नहीं आएगा, लेकिन इसका आंसर क्या है, पहले क्यों नहीं आएगा। पहले इसलिए नहीं आएगा कि इसकी एनर्जी कम होती है। ओके, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी 2 क्वांटम नंबर का कंबाइन है N+ रूल। तो जानते हो बिल्कुल ईजी है। अगर आपने पहला लेक्चर जो है अच्छी तरीके से देखा होगा तो N कौन सा क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
ओके। और एल कौन सा क्वांटम नंबर है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ओके, एजीमुथल क्वांटम नंबर। दो क्वांटम नंबर का मिक्स है कौन? n+l रूल, ओके। बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर अक्सर गलती होती है या फिर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हाँ n+l हो गया। बेसिक इसका जो रूट क्या है और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो ये आते हैं, ठीक है। तो अब बात मुद्दे की ये है, सर आपने ये तो बता दिया कि 1s को पहले, लेकिन इसकी एनर्जी को पहचानेंगे कैसे, किस तरीके से हम इसकी एनर्जी को आइडेंटिफाई करेंगे? आपने ये तो बोल दिया कि 1s की कम है, और कम को हमेशा कब लिखते हैं? कम को हमेशा पहले लिखते हैं, ज़्यादा को हमेशा बाद में लिखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, अंधा आदमी बता सकता है। मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, देखो हमने पढ़ा है K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। न्यूक्लियस के सबसे पास्ट में कौन सा सेल होता है? K, उसके बाद L, सेकेंड राउंड L, थर्ड M और फोर्थ होता है M। तो इसके लिए N की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है? 1, 2, 3, 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? सेल के बारे में ही बताता है। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल और ये फोर्थ सेल जो है वो होता है, ओके। अब मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था, अगर n = 10 है, अगर सेल 10 है तो सब सेल कितना होगा? 10। अगर K सेल है, पहला सेल है, तो उसमें सब सेल भी एक ही होगा और उसका नाम होगा 1s। L सेल है, 2 नंबर वाला सेल है, तो सब सेल भी कौन कितने होंगे? 2। कौन कौन से? 2s और 2p। M सेल 3, तो 3 सब सेल होंगे, 3s, 3p और 3d। N सेल 4 नंबर सेल, तो सब सेल भी कितने होंगे? 4s, 4p, 4d एंड 4f। अब इन सब के लिए n+l की वैल्यू निकालिए। अब आप ये नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि n+l, बोला चुप रहो, मैं बताता हूँ n+l क्या होता है। जो आगे डिजिट में लिखा हुआ है, ओके, वही क्या होता है हमारा? n। तो फटाफट में मैं लिख देता हूँ 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 एंड 4। बिल्कुल सिंपल। अब पूछा है कि L क्या होता है, बताया था हमने। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। आगे भी हो 4, 5, 6, 7 कंटिन्यू करते जाना। तो S है तो L की वैल्यू 0, S के लिए 0, P के लिए 1, 3s है 0, फिर 1, फिर 2, 4s के लिए, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। अब दोस्तों एक खतरनाक कैलकुलेशन आने वाली है, ओके, समझ गए होंगे खतरनाक। 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 4 + 0 4, 5, 6, 7। अब ये हमारे पास आ गया n+l। क्या गया? n+l। और हमने पढ़ा है कि n+l जिसका मिनिमम होगा उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। सिंपल है n+l। तो सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा? 1s को। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नंबर आता है किसका? 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ होना शुरू होगा। कहाँ पर? यहाँ पर। 2p के लिए भी सर 3 है और 3s के लिए भी 3 है। उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप एक तरफ नज़र दौड़ाइए और वो नज़र कहाँ जानी चाहिए? सीधी n पर। कहाँ पर जानी चाहिए? n। इसका n कितना है? 2। इसका n कितना है? 3। 2 मतलब कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है? सेकेंड। और 3 मतलब कौन सी सेल में लगा रहा है? थर्ड।
तो ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, थर्ड में। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ होती है, अनंत में होती है। ओके, तो इस कंडीशन में जिसका n कम होगा, तो n किसका कम है, इसका, तो 2p को हमने और 3s को हम क्या लिखेंगे बाद में, 3s। ओके, तो देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट 3p। अब देखो इसका भी 4 है और इसका भी 4 है, तो पहले किसको लेंगे, पहले लिखेंगे हम 3p को, उसके बाद किसको लेंगे 4s को, और उसके बाद किसको लेंगे 3d को। ये एक कंसेप्चुअल है। ओके, तो होना तो क्या चाहिए, पहले k से l आना चाहिए, फिर l आना चाहिए, फिर m आना चाहिए और फिर n आना चाहिए। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, लेकिन 3s और 3p के बाद किसका नंबर आएगा, 4s का नंबर आएगा, उसके बाद किसका नंबर आता है, 3d का नंबर आता है। इसको हम एक बार वापस पढ़ेंगे जब नेक्स्ट, इसी का अगला, इसी यूनिट का अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये सिंपल है हमारा कौन सा रूल, n+l रूल। ओके, तो अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ इनबॉक्स में थोड़ा मैसेज कीजिए, थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी आप भी कीजिए, और कुछ डाउट है तो मुझे बताइए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है होर्न्स रूल। बिल्कुल सिंपल है, कौन सा रूल, होर्न्स रूल। ओके, अब होर्न्स रूल हमें क्या बताता है, होर्न्स रूल ये बताता है कि देखो, एक मैं छोटा सा एग्जांपल अगर दूं, जैसे हम घर के अंदर 3 भाई या तीन बच्चे हैं कुल, और पापा जी अगर 5 चॉकलेट हमारे लिए लेके आए हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहली किसको मिलेगी, छोटे वाले को, उसके बाद उससे बड़े वाले को, और उसके बाद सबसे बड़े वाले को। 3 हो गई, पीछे कितनी बची, 2, तो वापस नंबर किसका आएगा, सबसे छोटे वाले को। सिंपैथी ज़्यादा होती है। उसके बाद क्योंकि बड़े वाले को मैं समझा सकता हूँ कि बेटा ये तेरा छोटा भाई है। ओके, अगर बड़े को देके छोटे को बोले कि ये तेरा बड़ा भाई है, थोड़ा ऑड लगेगा, या तो वो पागल है या फिर कुछ खतरनाक है, समझ जाना, है ना। तो ये होर्न्स रूल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग होती है, पेयरिंग इन द सेंस, जैसे हम बात करते हैं p, कौन सा सबसेल है, जब भी 3 बॉक्स सामने आता है इसका मतलब कौन सा है, p है। ओके, तो मैं p, अब p के अंदर मुझे डालने हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं देखो 1 2 3 4, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी मैं ही हूँ केमिस्ट्री की दुनिया में, क्योंकि ये क्या है, गलत है। ओके, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ, देखो 1 2 3 4 5, तो भी समझ गए होंगे, ये भी क्या है, गलत। ओके, 1 2 3 4 एंड 5, ये जो ट्रिक है या ये जो तरीका है वो बेस्ट है। होर्न्स रूल आपको बताता है किसके बारे में, पेयरिंग के बारे में, युग्मन के बारे में बताता है। और क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते, या फिर छोटे वाले की बारी तब तक नहीं आती जब तक बाकी वालों को एक एक नहीं दिया जाता, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मम्मी और पापा के लिए जितने भी होते हैं, 3 हो 5 हो 2 हो, उनके लिए सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं एक लाइन बता रहा हूँ, एक सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, और तीनों की एनर्जी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। एक ऑर्बिटल के अंदर जितने भी, एक सबसेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, सबकी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी बच्चों, सेम ही रहेगी। इसलिए इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समभ्रंश कक्षक।
क्या बोलते हैं, समभ्रंश कक्षक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। इंग्लिश में इसको बोला जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं हम पेयरिंग, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऐसा इसलिए नहीं कर सकते, इस तीनों की क्या है, एनर्जी सेम है, तीनों की एनर्जी सेम है, तो तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होगा, इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो भी हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा, कभी जो है अलग नहीं हो सकता, कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़कर। जैसे आप पढ़ते हो क्रोमियम और कॉपर में, क्रोमियम में पेयरिंग नहीं होती, 4s1 होता है, इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 3d में चला जाता है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। ओके, इसी तरीके से अगर हम डी की बात करें, डी में कितने होते हैं टोटल ऑर्बिटल, डी में टोटल 1 2 3 4 5, तो डी में टोटल 5 1 2 3 4 5, डी में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है। तो अगर मुझे 5 इलेक्ट्रॉन डालने हो तो मैं कैसे डालूंगा, 1 2 3 4 5। अगर मुझे 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करने तो क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6, नहीं, 6 वापस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। हुंड्स ने ये बोला था कि आप पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, उसके बाद ही आप पेयरिंग करोगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक ऑर्बिटल जो होता है, एक सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उन सब की एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है, इसलिए आप इसका जो है पेयरिंग नहीं कर सकते। ओके, थर्ड आपके आता है इसमें पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने क्वांटम नंबर को पढ़ा है तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वांटम नंबर को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है 2 पार्ट के अंदर, और कैसे कैसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी पढ़े, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं हम इसको। हमने ये पढ़ा है कि टोटल कितने क्वांटम नंबर होते हैं, 4 क्वांटम नंबर होते हैं, टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं। ओके, तो 4 क्वांटम नंबर जो होते हैं, ठीक है, टोटल जो होते हैं कितने क्वांटम नंबर होते हैं, टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं, 4 क्वांटम नंबर होते हैं। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ 1s2, फिर लिखता हूँ 3p6, 4s और लिख लीजिए 4d2 एंड 5f9, और भी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो। इसने पाउली ने ये बोला था कि किसी भी जो है एक जो सबसेल होती है उसके अंदर चारों क्वांटम नंबर की कभी वैल्यू सेम नहीं आ सकती, और ये क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। चेक करते हैं सही कह रहा है या गलत कह रहा है। ओके, तो आप मुझे इनके सबके N, L, M और S सिखाया था मैंने। N, L, M, S का वैल्यू निकालना तो निकाल सकते हैं, देखो आंख बंद करके निकाल सकते हैं। N क्या लिखेंगे, 1 3 4 5, इजी है। और आंख बंद कर ही लिख सकते हैं क्या, L। ओके, S के लिए समझ गए होंगे 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ये दोनों लिखने के बाद अभी तक तो पाउली का जो है प्रिंसिपल है सही नहीं लग रहा है। ओके, इसने बोला था कि चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू कभी भी सेम आना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। ओके, तो अब हम निकालेंगे M। तो S के लिए M की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। 3p6। ओके, अब थोड़ा आइडिया लगा लो, देखो M की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 1 2
3 4 5 6। ओके, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए -1 0 और +1। दोस्तों केमिस्ट्री एक दूसरे से जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। अगर आप ये शुरू में देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। बिल्कुल 20 मिनट का क्वांटम नंबर का वीडियो है, अच्छी तरीके से देख लीजिए, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो हम m की वैल्यू क्या लगेंगे इसमें, +1। 4d2, तो d में कितना है, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 और 2। इसके लिए -2 -1 0 +1 एंड +2। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ओके, इसी तरीके से 5f9, f में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कितने इलेक्ट्रॉन है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -2। रही बात s की, तो इलेक्ट्रॉन सीधा है तो +1/2, उल्टा है तो -1/2। पहली बात s2 में है तो s2 में क्या होगा, पहला सीधा और दूसरा उल्टा, तो -1/2। p6 में उल्टा -1/2। 4d2 में सीधा है तो +1/2 और 9 में कहाँ आ रहा है, उल्टा आ रहा है तो -1/2। दोस्तों आधे से ज़्यादा होने पर हमेशा उल्टा होगा, आधा या आधे से कम होने पर हमेशा कैसा होगा, सीधा ही होगा। तो इस तरीके से देखो, एक छोटा सा मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ 4s2। वापस समझना इसको, देखो इजी है। 4s2 कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए मुझे बताओ चारों क्वांटम संख्याओं का नंबर। तो सबसे पहले अगर n की बात करूं तो क्या आएगा, 4, l की बात करूं तो क्या आएगा, 0, m की बात करूं तो क्या आएगा, 0। ओके, तो किसी भी अगर हम बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अगर nLMS की वैल्यू फाइंड करता हूं तो इसके लिए मुझे बताओ n इक्वल टू क्या आएगा, 4, l इक्वल टू क्या आएगा, 0, m इक्वल टू भी क्या आएगा, 0। अभी तक देखो समझना, ये कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 4s2 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए अगर मैं चारों क्वांटम नंबर निकालूं तो क्या आएगा, सेम ही है, n4 l0 m0। इसके लिए भी n4 l0 और m0। पीछे कौन बचा, s। तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा है तो क्या होगा, +1/2। ये उल्टा है तो क्या होगा, -1/2 होगा। तो कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन को उठाकर देख लीजिए और पता कर लीजिए कि इसके चारों क्वांटम संख्याएं जो है सेम आ सकती है। इम्पॉसिबल है, सेम आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती, अगर इसकी बात करें तो एक ऑर्बिटल में 2 आएंगे, एक सीधा होगा एक उल्टा होगा, तो स्पिन तो अपने आप जो है अलग हो गई। अगर मान लो मैं इस दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूं तो इसके लिए m-1 और इसके लिए क्या हो जाएगा, 0, तो m अलग हो गया। तो इम्पॉसिबल है 2 क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा सेम आना। तो दोस्तों ये है आपका ऑब्बो प्रिंसिपल। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर जो है स्टूडेंट जो ACF और अदर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे नीट हो, चाहे JEE हो, तो उस तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके और हमारा जो काम है वो सार्थक हो सके। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ इनबॉक्स में मैसेज कीजिए। इन 2 क्वेश्चनों के आंसर मुझे मैसेज कीजिए, जिनका सही होगा मैं यस कर दूंगा। ओके, डन।